SK 21 Volume 2 Paper Number 2. A drug has a half-life of 16 hours. Assuming standard therapeutic protocols, what is the most appropriate minimum dosing frequency for this drug to maintain a stable therapeutic concentration over 24 hours? तो एक ड्रग है जिसकी हाफ लाइफ है 16 आवर्स। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि what is the most appropriate minimum dosing frequency for this drug to maintain a stable therapeutic concentration over 24 hours। तो इसको आप एक दफ़ा दो, ठीक है, वंस डेली दे दो, तो ये आपके साथ स्टेबल थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन ओवर 24 आवर्स मेंटेन करेगा। जिस भी ड्रग की हाफ लाइफ इक्वल टू और मोर देन 12 आवर्स होती है तो उसको आप वंस डेली डोजिंग देते हो, ठीक है। तो यही इसकी एक्सप्लेनेशन भी है कि फॉर मोस्ट ड्रग्स द डोजिंग इंटरवल इज़ ऑफन सेट टू बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द ड्रग्स हाफ लाइफ। लाइक अगर 16 आवर्स में ड्रग आपके साथ हाफ हो जाता है, दिस इज़ हाफ लाइफ, ठीक है। तो विद इन 24 आवर्स आप इसको सिर्फ एक दफ़ा दो तो 16 आवर्स में ये हाफ हो जाएगा, फिर भी आपके साथ अवेलेबल होगा, ठीक है। तो आपने उसको वंस डेली देना है। Which of the following syndrome is classified as chromosomal instability or breakage syndrome characterized by progressive bone marrow failure and an increased risk of malignancy? तो कौन सा सिंड्रोम है जिसमें आपके साथ क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी और ब्रेकेज सिंड्रोम और उसमें आपके साथ प्रोग्रेसिव बोन मैरो फेलियर एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी भी होगी? तो ये आपके साथ है फैंकोनीज एनीमिया, ठीक है। फैंकोनीज एनीमिया वाहिद इन ऑप्शंस में ऐसा है जिसमें आपके साथ क्या होता है कि इट इज़ अ डिफेक्ट इन द डीएनए रिपेयर प्रोटीन्स और ये आपके साथ लीड करता है टू हाइपर सेंसिटिविटी टू डीएनए क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स एंड विजिबल क्रोमोसोम ब्रेकेज। फिर है वुमेन विद थैलेसीमिया माइनर ट्रेट हैज़ अ बेबी विद थैलेसीमिया मेजर। If she were to have another child with the same partner, what is the probability for the next child to have thalassemia major, thalassemia minor और completely normal? तो अभी इसमें एक वुमेन है, उसको थैलेसीमिया माइनर है, उसके बेबी को थैलेसीमिया मेजर डेवलप हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इसका पार्टनर भी अफेक्टेड है, ठीक है। तो दोनों में आपके साथ थैलेसीमिया जीन का जो थैलेसीमिया जीन इज़ प्रेजेंट इन बोथ मदर एंड फादर, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर इसमें हम वो टेबल बनाएं तो मदर में भी एक ए बना लो, एक छोटा ए बना लो, फादर में भी एक बड़ा ए एक छोटा ए बना लो, ठीक है। तो इसमें आपके साथ क्या होगा, अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसमें आपके साथ 25% मेजर आ जाएगा, 50% माइनर आएगा और 25% इसमें नॉर्मल होगा, ठीक है। तो द नेक्स्ट चाइल्ड विल हैव अ प्रोबेबिलिटी टू डेवलप 25% मेजर, 50% माइनर और 25% नॉर्मल। अच्छा, इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी है, ठीक है। तो ये है कि थैलेसीमिया, ये आप पढ़ ले, ठीक है। इसका वो 2x2 टेबल की तरह एक टेबल है, वो आप बनाएं तो इससे आपके साथ सारे परसेंटेजेस निकल जाएंगे, ठीक है, निकल आएंगे। फिर ज़ेल्वेगर सिंड्रोम इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डिफेक्ट इन बायोजेनेसिस और फंक्शन ऑफ विच सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ज़ेल्वेगर सिंड्रोम पेरोक्सिसोम्स के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है। ये रिपीट इन एमसीक्यू है। तो ज़ेल्वेगर सिंड्रोम का एसोसिएशन होता है पेरोक्सिसोम्स के साथ, ठीक है। ज़ेल्वेगर जो है इट इज़ पेरोक्सिसोम बायोजेनेसिस डिसऑर्डर resulting in inability to mobilize very long chain fatty acid। long chain fatty acid को mobilize नहीं कर सकता due to the absence or reduced function of peroxisome। फिर है the anti-protozoal drug pyrimethamine primarily used in treatment of toxoplasmosis and malaria exerts its effect by। तो इस क्वेश्चन में आपसे पायरीमेथामीन का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पूछ रहे हैं। तो पायरीमेथामीन क्या करता है, ये आपके साथ इनहिबिट करता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस को, ठीक है।
कम्पिटिटिव इनहिबिटर है ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस का, which prevents the conversion of dihydrofolic acid to tetrahydrofolic acid, और उसकी वजह से इनहिबिट कर लेता है न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस को। फिर है a joint aspirate shows gram positive cocci in cluster, the patient is known to have MRSA but vancomycin is not available। MRSA का सबसे फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है आपने उसमें वेनकोमाइसिन देना होता है, लेकिन अब यहाँ पे वेनकोमाइसिन अवेलेबल नहीं है, तो उसके बाद which of the following is the most appropriate alternative antibiotic choice। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक चॉइस आपके साथ फिर क्या बनेगी, ये आपके साथ है लिंजोलिड, क्योंकि लिंजोलिड इस तरह ड्रग है जिसमें आपको डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं आती, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन क्लस्टर का मतलब है स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन है, और उसमें आपको हिस्ट्री ऑफ मर्सा भी दी है, तो एंटी मर्सा ड्रग आपके साथ लिंजोलिड भी है, ठीक है। वेनकोमाइसिन इज़ द फर्स्ट ऑप्शन, वो ऑप्शंस में ना हो, ठीक है, या वो अवेलेबल ना हो, फिर आपने ऐसा ड्रग देना है जिसको डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत ना हो, दैट इज़ लिंजोलिड। Gentamicin, an aminoglycoside antibiotic, achieves its antibacterial effect primarily by binding to and inhibiting which component of the bacterial ribosome। तो जेंटामाइसिन आपसे पूछ रहे हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कौन से राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करता है, इट बाइंड्स विद द 30S सब यूनिट। जेंटामाइसिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जितने भी हैं वो आपके साथ इरिवर्सिबली बाइंड करते हैं राइबोसोमल 30S सब यूनिट के साथ, और आपके साथ इनहिबिट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को, एंड आपके साथ कॉज करते हैं मिसरीडिंग ऑफ द मैसेंजर RNA टेम्पलेट। Patient shows clinical signs of infection, gram staining and reveal gram positive bacteria, but multiple attempts to culture the organism on routine media are unsuccessful। What is the most appropriate next step in the diagnostic workup? अच्छा, क्लिनिकल साइंस ऑफ इन्फेक्शन है, उसको ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिवील हुई है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स टू कल्चर द ऑर्गेनिज्म ऑन रूटीन मीडिया वर अनसक्सेसफुल, मल्टीपल अटेम्प्ट हुए जो कि आपके पास अनसक्सेसफुल थे। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप एक स्पेशलाइज्ड मीडिया यूज़ करोगे फॉर फेस्टिडियस ऑर्गेनिज्म और परफॉर्म PCR फॉर बैक्टीरियल DNA, ठीक है। तो इसमें आप एक ऐसा मीडियम यूज़ करोगे फॉर फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म। फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो आसानी से के साथ ग्रो नहीं होते, ठीक है, तो उनके लिए आप एक स्पेशलाइज्ड मीडियम यूज़ करोगे, या आप जो है परफॉर्म करोगे PCR फॉर बैक्टीरियल DNA। अच्छा, बैक्टीरिया दैट आर डिफरेंट टू कल्चर में बी रिक्वायर स्पेशलाइज्ड इनरिच्ड मीडिया सच एज बोर्टेनेला। इसके बारे में यहाँ पे लिखा भी है कि फेस्टिडियस का मतलब क्या है, विच आर हार्ड टू ग्रो और ऑलरेडी पार्शली ट्रीटेड। ऑर्गेनिजम्स जो कि आपके साथ हार्ड टू ग्रो होते हैं या पार्शली ट्रीटेड है, उसमें माइकोप्लाज्मा, कॉर्नी बैक्टीरियम, एक्टिनोमाइसिट्स वगैरह आते हैं, ठीक है। फिर है बायोप्सी स्पेसिमेन शोज एग्जिबिटिंग सेल स्वेलिंग, लॉस ऑफ माइक्रोविलाई, माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग एंड अपीयरेंस ऑफ amorphous densities within the mitochondria। तो जब भी आपको माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग मिला, ठीक है, और आपसे पूछ रहे हैं कि ये सेल इंजरी में कौन सी इंजरी है, तो माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग आपको इरिवर्सिबल सेल इंजरी में मिलती है, ठीक है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी में मिलती है। इसके बारे में एक अच्छा ये डायग्राम इसके साथ देख लें, ठीक है। रिवर्सिबल वो होता है जो कि आपके साथ रिवर्स होगा, ये आपके साथ एक नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें ये ऑर्गेनेलीज इस तरह अरेंज होंगे। तो रिवर्सिबल में आपके साथ क्या होता है कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल राइबोसोमल डिटैचमेंट आपको मिलती है, ठीक है। सेकेंडली जो है इसमें आपके साथ सेलुलर स्वेलिंग, सेल की स्वेलिंग हो जाती है। फिर मेम्ब्रेन में आपको ब्लेबिंग नज़र आएगी, और ये न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन है उनकी क्लम्पिंग हो जाती है, ये न्यूक्लियाई एक साथ क्लम्प हो जाते हैं।
तो अगर इस टाइप का सिनेरियो में इस तरह की बातें की हैं तो दिस इज़ रिवर्सिबल, ठीक है। सेलुलर सेल स्वेल हुआ है, मेम्ब्रेन में ब्लेब्स आए हैं, न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन है वो क्लम्प हुए हैं और राइबोसोम्स डिटैच हुए हैं। तो इतने लेवल की इंजरी अगर हो तो वो रिवर्स हो सकती है। और इरिवर्सिबल इंजरी में क्या होता है कि इसमें ये न्यूक्लियस जो है ये डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। जब डिग्रेड हो जाता है इसका मतलब है इट इज़ इरिवर्सिबल। यहाँ पे लाइसोसोम जो है वो रप्चर हो जाता है, उसकी ऑटोलाइसिस हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये फिर आपके साथ रिवर्स नहीं हो सकता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी डैमेज हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी भी आपके साथ इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो जब भी इरिवर्सिबल, अभी इस क्वेश्चन में था कि एमॉर्फस डेंसिटीज़, ठीक है, या माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन एमॉर्फस डेंसिटी की बात आ जाए तो उसमें आपने क्या लिखना है कि उसमें आपने इरिवर्सिबल सेल इंजरी लिखनी है। रिवर्सिबल में आपके साथ प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाती है, कैल्शियम की एक्टिविटी, सोडियम पोटाशियम पंप की एक्टिविटी कम होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ब्लेबिंग हो जाती है, न्यूक्लियर चेंजेस में क्रोमेटिन क्लम्पिंग होता है और लॉस ऑफ फंक्शन वगैरह आपको मिलते हैं, ठीक है। इरिवर्सिबल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन हो जाता है जिसकी वजह से साइटोसोलिक एंजाइम रिलीज़ होते हैं और ये आपके साथ डिग्रेडेटिव एंजाइम्स को एक्टिवेट कर लेते हैं जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो जाता है, एटीपी भी कम होगा, लाइसोसोम्स भी रप्चर हो जाते हैं, ऑटोलाइसिस हो जाती है और पिक्नोसिस, कैरियोहेक्सिस, कैरियोलाइसिस ये आपको मिलते हैं इरिवर्सिबल इंजरी में, ठीक है। पिक्नोसिस का मतलब है न्यूक्लियाई कंडेंस हो जाते हैं, कैरियोहेक्सिस का मतलब है कि न्यूक्लियाई की फ्रेगमेंटेशंस हो जाती है और कैरियोलाइसिस का मतलब है कि न्यूक्लियर डिसोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपके साथ मैंने इसका फुल डिटेल आपको दिया, ठीक है। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामाइटोकॉन्ड्रियल एमॉर्फस डेंसिटी, तो ये यही बात है। Microcytic anemia characterized by the presence of prominent basophilic stippling on peripheral blood smear is most commonly associated with। तो माइक्रोसिटिक एनीमिया आपके साथ कौन से, जिसमें बेजोफिलिक स्टिपलिंग, ये बेजोफिलिक स्टिपलिंग जो है दिस इज़ द की वर्ड, ये जब भी आपको मिले, ठीक है, तो आपने डायरेक्टली लेड पॉइजनिंग पिक करना है, ठीक है। बेजोफिलिक स्टिपलिंग किसे कहते हैं, इसमें आपको एग्रीगेटेड राइबोसोम्स मिलते हैं where lead inhibits the enzyme pyrimidine 5 nucleosidase या न्यूक्लियोटाइडेज और आपके साथ प्रिवेंट करता है डिग्रेडेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए को। Anemia associated with finding of prickle cell on peripheral blood smear, often due to altered RBC energy metabolism, is a hallmark of which deficiency। तो जब भी आपको एनीमिया में प्रिकल सेल की बात की जाए, ठीक है, तो यह हमने लास्ट पेपर में भी पढ़ा है, उसमें आपने पायरुवेट काइनेज की डिफिशिएंसी लिखनी है। प्रिकल सेल आपके साथ होता है पायरुवेट काइनेज की डिफिशिएंसी में, और अगर पायरुवेट काइनेज की डिफिशिएंसी हो जाए तो इसकी वजह से आपके साथ इनसफिशेंट एटीपी की प्रोडक्शन होती है जिसकी वजह से मेम्ब्रेन फेलियर एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्एंथोसाइट्स, जिसे हम prickle cells कहते हैं, ठीक है, which are prematurely cleared by the spleen। अच्छा, which anti-Parkinsonism drug known to cause a Coombs positive hemolytic anemia due to proposed immune mediated mechanism। तो ऐसा कौन सा एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग है जो कूम्स पॉजिटिव हेमोलिटिक एनीमिया कॉज करता है, ठीक है, तो ये आपके साथ है एल्डोपा, ठीक है। L-DOPA, which primary brain tumor has highest frequency of occurrence as a long-term complication following therapeutic radiation exposure to the head, ठीक है। तो ब्रेन ट्यूमर है, उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस है एज लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग थेरेप्यूटिक रेडिएशन, तो ये है मेनिंजियोमा, ठीक है। मेनिंजियोमा आर द मोस्ट कॉमन प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स।
The type of calcification seen in a healed primary TB is termed as, तो TB में आपको dystrophic calcification नज़र आती है, ठीक है। ये आपने याद रखना होगा कि मेटास्टेटिक के एग्जाम्पल्स कौन से हैं, डिस्ट्रॉफिक के एग्जाम्पल्स कौन से हैं। अच्छा, फिर है पेशेंट प्रेजेंट्स विद क्लासिक ट्रायड ऑफ डिमेंशिया डायरिया डर्मेटाइटिस, पेलेग्रा है, B3 की डिफिशियंसी में आपको मिलती है। An elderly patient presents with progressive triad of gait ataxia, dementia, and urinary incontinence or dribbling. A likely diagnosed potentially treatable with CSF shunting. ठीक है, तो CSF shunting जो है हम किसकी ट्रीटमेंट में देते हैं, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफिलिस की ट्रीटमेंट में हम CSF शंटिंग करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, वेट वैकी वॉबली, ये इसका ट्रायड है। वेट का मतलब है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, वैकी का मतलब है कि वो जो है आपके साथ उसको डिमेंशिया है, और वॉबली का मतलब है कि वो आपके साथ उसको गेट एटेक्सिया भी साथ में हो रही है, ठीक है। तो ये आपको NPH में मिलता है, caused by impaired CSF absorption. Female patient presents with ophthalmoplegia resulting in horizontal gaze diplopia and diffusely enlarged non-tender goiter. लैब टेस्ट पे आपको नॉर्मल थायराइड हार्मोन प्रोफाइल नज़र आ रहा है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोज, तो ये इसमें जो कीवर्ड है दैट इज़ योर ऑप्थेल्मोप्लीजिया रिजल्टिंग इन हॉरिजॉन्टल गेज, तो ये आपको ग्रेव्स डिजीज़ में मिलता है, ठीक है। ये आइज़ वगैरह इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है। गेज डिप्लोपिया है और नॉन टेंडर गोइटर है, तो दिस इज़ ग्रेव्स डिजीज़, ठीक है। ऑफ्थेल्मोप्लीजिया या डिप्लोपिया जो है आपको थायराइड एसोसिएटेड ऑफ्थेल्मोपैथी या ग्रेव्स ऑर्बिटोपैथी में मिलती है। इन कंजंक्शन विद डिफ्यूज गोइटर इज़ हाईली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेव डिजीज़, ठीक है। तो जब भी आपको ऑफ्थेल्मोप्लीजिया या डिप्लोपिया मिलेगी तो आपने ग्रेव्स डिजीज़ को पिक करना है। A patient is a resident of Swarth region, presents with diffusely enlarged non-tender goiter. The thyroid hormone profile TSH, T3, T4 are within normal limits. What is the most likely diagnosis in the geographical context? तो स्वात का रेजिडेंट है, हिली एरिया में है, वहाँ पे आपके साथ आयोडीन की डिफिशियंसी होती है जो कि आपके साथ एंडेमिक गोइटर कॉज करवाता है, ठीक है। A diffuse non-tender goiter in geographically defined like स्वाद, जहाँ पे आपके साथ आयोडीन की डिफिशियंसी होती है। ये हिली एरियाज़ में आपको आयोडीन की डिफिशियंसी मिलती है। अगर थायराइड प्रोफाइल नॉर्मल भी हो, ठीक है, तब भी आपने सस्पेक्ट करना है कि इसको एंडेमिक गोइटर हो सकता है, ठीक है। तो ही कैन डेवलप गोइटर ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच इज़ नोन एज एंडेमिक गोइटर। Acromegaly, a disorder characterized by excessive growth hormone production in adulthood, is most likely caused by a lesion originating from which organ? तो एक्रोमेगेली है एक पेशेंट को, एक्रोमेगेली किसे कहते हैं, जिसमें आपके साथ एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन होती है एडल्टहुड में। तो ये आपके साथ कहाँ से ओरिजिनेट करता है? एक्रोमेगेली ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके साथ क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ पे कोई ट्यूमर वगैरह एडिनोमा वगैरह होती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन होती है एंड इट कॉजेज एक्रोमेगेली। द मोस्ट डेफिनेटिव electro diagnostic test used to confirm the diagnosis of Guillain-Barré या Guillain-Barré syndrome by demonstrating evidence of demyelination और axonal damage। अच्छा, डेफिनेटिव इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक टेस्ट पूछ रहे हैं जिसमें आपने गुलियन-बारे को डायग्नोस करना होता है, सो दैट इज़ योर नर्व कंडक्शन स्टडीज़, ठीक है। नर्व कंडक्शन स्टडीज़ हम करते हैं GVS में, और ये आपके साथ शो करता है एक्यूट डीमाइलिनेटिंग पोलीनेफ्रोपैथी। अच्छा, फिर ड्यूरिंग एक्सरसाइज द रैपिड एंड डीप इंक्रीज इन रिस्पायरेशन इज़ प्राइमरली कंट्रोल्ड बाय विच रेस्पायरेटरी सेंटर? तो ये मैंने आपके साथ पहले भी आपको इसके बारे में बताया है कि इसका निमोनिक है डाइव, DIVE, ठीक है।
तो जब भी आपके साथ डी इज़ फॉर डॉर्सल, जो आपको साथ इंस्पायरेशन में मिलता है, वी इज़ फॉर वेंट्रल विच इज़ फॉर एक्सरसाइज, ठीक है। तो DIVE, वी वेंट्रल फॉर एक्सरसाइज, तो यहाँ पे वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ मेडुला होगा, ठीक है। डॉर्सल का काम होता है मेनली विद इंस्पायरेशन। अच्छा, वाइल द DRG कंट्रोल क्वाइट इंस्पायरेशन, VRG वेंट्रल जो है कंटेन न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स्ड इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। एक इसके बारे में आपने ये भी याद रखना है कि जो डॉर्सल है उसका काम सिर्फ इंस्पायरेशन के साथ है, वेंट्रल का काम बोथ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों के साथ है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम एक्सरसाइज में भी यूज़ करते हैं। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद क्रॉस्ड हेमिप्लीजिया, स्पेसिफिकली विद राइट साइडेड बॉडी वीकनेस एंड लेफ्ट साइडेड फेशियल नर्व पाल्सी। The lesion that explain the specific combination of sign is located in, तो एक पेशेंट जो है उसको क्रॉस्ड हेमिप्लीजिया है विद राइट साइडेड बॉडी वीकनेस एंड लेफ्ट साइडेड फेशियल नर्व पाल्सी। तो ये लीजन कहाँ पे है? राइट साइडेड बॉडी वीकनेस है, ठीक है, और लेफ्ट साइडेड आपके साथ फेशियल नर्व पाल्सी है। तो इसका मतलब है ये आपके साथ क्रॉस्ड हेमिप्लीजिया है जो आपके साथ मिड ब्रेन में होती है, ठीक है। अनक्रॉस्ड में आपके साथ इंटरनल कैप्सूल होता है। तो ये मैंने इस तरह याद किया है, अन इन अन का मतलब है अनक्रॉस्ड फॉर इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। और बस इसमें इसी तरह के कुछ MCQs हैं जिनके लिए आपने कोई सेंस बनानी होती है कि आप उसको याद रख लें। तो ये है कि क्रॉस्ड में आपके साथ मिड ब्रेन इन्वॉल्व होता है और अनक्रॉस्ड में इंटरनल कैप्सूल इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो दिस वाज अ सिनेरियो ऑफ क्रॉस्ड जिसमें मिड ब्रेन था। इसे हम वेबर सिंड्रोम भी कहते हैं, जहाँ पे आपके साथ मिड ब्रेन स्ट्रोक होता है और ये आपके साथ कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक को इन्वॉल्व करता है और आपके साथ एग्जिस्टिंग फाइबर्स ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व थ्रू अ लीजन अफेक्टिव द क्रेनियल 7 फाइबर्स, ठीक है, और उसके साथ फेशियल पाल्सी भी आपको मिलती है। डैमेज विद इन द एडक्टर कनाल वुड डायरेक्टली अफेक्ट द फीमोरल आर्टरी एंड वेन एंड विच नर्व बट नॉट वुड नॉट अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अगर एडक्टर कनाल को डैमेज हुआ, it would directly affect the femoral artery and vein, and which nerve but would not affect which of the following structure। और अगर एडक्टर किनाल का डैमेज हुआ, फीमोरल आर्टरी वेन और नर्व को तो डैमेज करेगा। ये अभी आपसे फीमोरल किनाल के कंटेंट्स का पूछ रहे हैं, ठीक है। तो फीमोरल आर्टरी भी आपको इसमें मिलती है, डीप फीमोरल आर्टरी भी मिलती है। सेफेनस वेन जो है ये सेफेनस वेन भी आपको फीमोरल ये एडक्टर किनाल में मिलता है। वास्टस मीडियलिस भी आपको मिलता है, ये डीप फीमोरल आर्टरी नहीं मिलती, ठीक है। नर्व टू वास्टस लैटरलिस भी आपके साथ जो है एडक्टर कैनाल में नहीं होता। तो अगर नर्व टू वास्टस लैटरलिस होता तो वो भी आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फीमोरल आर्टरी, फीमोरल जितने वेसल्स हैं, आर्टरी वेन नर्व, ये एडक्टर कैनाल से पास होते हैं। सेफिनस वेन एडक्टर कैनाल से पास होती है और नर्व टू वास्टस मीडियलिस, ठीक है, तो ये भी आपके साथ पास हो सकती है। तो ये एडक्टर कैनाल के कंटेंट्स है। ड्यूरिंग सर्जिकल एक्सिजन ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड विच cranial or peripheral nerve is at highest risk of iatrogenic injury due to its close anatomical proximity। अगर आप सर्जिकल एक्सिजन करते हो सबमैंडिबुलर ग्लैंड की, which cranial or peripheral nerve is at highest risk of iatrogenic injury, ठीक है, तो ये आपके साथ है लिंगुअल नर्व, क्योंकि लिंगुअल नर्व जो है आपके साथ सबमैंडिबुलर डक्ट के साथ लूप अराउंड करती है, ठीक है, और ये आपके साथ हाईली वर्नेबल है टू इंजरी, ठीक है। तो आप ये याद रखो कि लिंगुअल नर्व इट लूप्स अराउंड द सबमैंडिबुलर डक्ट। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि सबमैंडिबुलर से जो
आपके साथ लूप अराउंड करती है, दैट इज़ योर लिंगुअल नर्व विच इज़ अ ब्रांच ऑफ क्रेनियल नर्व V3, जो आपके साथ ट्राइजेमिनल का थर्ड पार्ट है उससे आपके साथ ओरिजिनेट होती है। अच्छा, patient experiences numbness and decreased sensation over the anterior two-third of the tongue following a recent dental extraction. Which nerve, often in close association with surgical field, is most likely involved? पेशेंट को नमनेस हो रही है, डिक्रीज सेंसेशन है ओवर द इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग, रीसेंट डेंटल एक्सट्रैक्शन हुई है, तो विच नर्व इन क्लोज एसोसिएशन विद द सर्जिकल फील्ड, दैट इज़ योर लिंगुअल नर्व। ठीक है, लिंगुअल नर्व जो है आपके साथ जनरल सेंसेशन टू द इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग प्रोवाइड करती है। लिंगुअल नर्व जो है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है, विच सप्लाइज टू द एंटीरियर टू थर्ड, और एंटीरियर टू थर्ड में भी जनरल सेंसेशन। और कॉर्डा टाम्पेनाई जो है branch of facial, it provides the sensory sensation to the anterior two third of the tongue. Among the following choices, what is generally considered the most important non-verbal skill for a healthcare provider to demonstrate during patient counseling sessions to build rapport and ensure information is received? ठीक है, तो इसके बारे में आप याद रखो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डॉक्टर के लिए है एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग में आप फुल अटेंशन पे करते हो, क्लेरिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग द पेशेंट अप्रोप्रिएटली, और उसको आपने अंडरस्टैंड करना होता है, उसके कंसर्न्स को आपने एड्रेस करना होता है, उसको आपने उसके नीड्स के मुताबिक काउंसिल करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंडामेंटल डिज़ाइन ऑफ केस कंट्रोल स्टडी? तो केस कंट्रोल एक होता है कोहॉर्ट, एक होता है केस कंट्रोल। केस कंट्रोल में हम देखते हैं डिजीज़ वर्सेस नॉन डिजीज़, ठीक है। कोहॉर्ट में फिर आपके साथ प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट होता है, ठीक है, उसमें हम डिजीज़ वर्सेस रिस्क को देखते हैं। ये आपसे केस कंट्रोल का पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अ ग्रुप ऑफ एक्सपोज इंडिविजुअल फॉलोड इन टाइम टू सी हु डेवलप्स द डिजीज़, ठीक है। फिर इसके बाद है a population examined at a single point to determine prevalence of disease and risk factor. Participants are grouped based on their outcomes and researcher look backwards to assess the past exposure. तो ऑप्शन सी ठीक बन रहा है, ठीक है। केस कंट्रोल में आपके साथ क्या होता है, ये आपके साथ हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव होगी, ठीक है। इसमें हम डिजीज़ टू आउटकम्स देखते हैं, ठीक है। इट स्टार्ट्स विद द आउटकम, ठीक है, एंड कंपेयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ हिस्टोरिकल एक्सपोजर। तो स्टार्ट होता है आउटकम से और फिर इसके बाद हम पीछे जाते हैं और इसके एक्सपोजर को हम देखते हैं बिटवीन टू ग्रुप्स। What is the primary non-invasive diagnostic test used to differentiate between obstructive lung disease and restrictive lung disease? तो obstructive और restrictive lung disease में हम कौन सा diagnostic test यूज़ करेंगे, ठीक है, that will be your spirometry, ठीक है। स्पायरोमीट्री गोल्ड स्टैंडर्ड है, ये आपको बताता है कि वेदर दिस इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़, ठीक है, उनके रेशोज से आपको बताता है, ठीक है। तो gold standard that measure airflow and lung volumes and provides the ratio necessary to distinguish the patterns of air trapping from low lung volumes. अच्छा, what is the characteristic change in the physical morphology of platelet immediately upon activation during process of hemostasis? तो characteristic change आपको क्या मिलता है in physical morphology of platelets immediately upon activation during the hemostasis process? That is your option B, from smooth disc to round sphere with pseudopods. तो जब भी आप upon activation the smooth flat discoid platelet rapidly changes in its shape। तो अब अगर आप प्लेटलेट को एक्टिवेट करते हो तो ये अपना शेप चेंज करता है फ्रॉम अ मोर स्पेरिकल फॉर्म with multiple tentacles like projections to increase its surface area and facilitate aggregation।
फिर है न्यूबॉर्न प्रेजेंट्स विद बिलस वॉमिटिंग एंड अ मिनिमम पैसेज ऑफ मेकोनियम। न्यूबॉर्न जो है आपके साथ बिलस वॉमिटिंग एंड मिनिमम पैसेज ऑफ मेकोनियम। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोज? तो इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोज जब भी बिलिस वॉमिटिंग और मिनिमम पैसेज ऑफ मेकोनियम आता है तो दिस इज़ ड्यूडेनल एट्रेसिया। बिलिस वॉमिटिंग और फेलियर टू पास मेकोनियम आपके साथ सजेस्ट करता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को, जो कि आपको ड्यूडेनल एट्रेसिया में मिलती है। ठीक है, इसमें आपको डबल बबल साइन भी मिलता है और ये आपके साथ डाउन सिंड्रोम में होती है। ठीक है, तो ये इसके बारे में याद रखें। विच प्रोटीन इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एंकरिंग एक्टिन फिलामेंट्स एंड प्रोवाइडिंग इलास्टिसिटी टू द मसल सार्कोमेयर? कौन सा प्रोटीन है जो एक्टिन को एंकर करता है और उसको इलास्टिसिटी टू द मसल सार्कोमेयर प्रोवाइड करता है? तो ये आपके साथ है टाइटिन। टाइटिन लार्जेस्ट प्रोटीन है और ये जेड लाइन को लिंक करता है टू द एम लाइन, और ये आपके साथ एक्टिंग एज अ स्प्रिंग टू प्रोवाइड पैसिव इलास्टिसिटी टू द मसल। फिर है पेशेंट डेवलप मल्टीपल एब्सेस caused by Staph aureus within a 24-hour period। तो एक पेशेंट को मल्टीपल एब्सेस डिवेलप हुए जो कि आपके साथ स्टेफ ऑरियस की वजह से विदिन 24 आवर। व्हाट इज़ स्पेसिफिक क्रूशल इम्यून रिलेटेड फॉर्मेशन फंक्शन ऑफ द लिम्फ वेसल ड्यूरिंग द लोकलाइज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन? तो ये आपके साथ है लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड कैरेज ऑफ द एंटीजन इम्यून सिस्टम। लिम्फ वेसल्स जो है आपके साथ ड्रेन करते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड को और एंटीजन को कैरी करते हैं टू द लिम्फ नोड्स और उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और एफेक्टर इम्यून सेल्स को ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, जो लिम्फोसाइट्स और डेंड्रिटिक सेल्स हैं ये आपके साथ एफेक्टर इम्यून सेल्स हैं। इनकी ट्रांसपोर्टिंग में भी आपके साथ लिम्फ वेसल्स एसेंशियल होते हैं और ये उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम द टिश्यू टू इनिशिएट अ सिस्टेमिक इम्यून रिस्पॉन्स। पेशेंट के लेबॉर्ट्री पे आपको सोडियम 140, क्लोराइड 96, बाइकार्ब 22। व्हाट इज़ द एनाइन गैप? तो एनाइन गैप इसमें आपने कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करो कि 96 + 22 करो, 106, 116, 118, 140 - 118 करो तो दैट बिकम्स 22, सो आई गेस इट्स 22। तो एनाइन गैप का ये फार्मूला है सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्ब, तो इट इज़ 22। A patient presents with a high-grade fever. Which of the following pair represents the primary mediator directly involved in the central mechanism causing the fever? ठीक है, तो पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर है। अभी कौन सा पेयर है जो आपके साथ मीडिएटर्स को डायरेक्टली इन्वॉल्व करता है इन द सेंट्रल मैकेनिज्म कॉजिंग फीवर? तो फीवर के साथ इंटरल्यूकिन 1 आपने जहाँ पे भी देख लिया तो उसका काम है फीवर के साथ। ठीक है, इसके साथ टीएनएफ भी होता है, लेकिन टीएनएफ इज़ मोर स्पेसिफिक फॉर सूडोमोनास फीवर। ठीक है, तो ये आप याद रखो। तो ये एक्सप्लेनेशन आपने देखनी है तो यू कैन पॉज हेयर। फॉलोइंग पोस्टीरियर यूरेथ्रल इंजरी फ्रॉम अ पेल्विक fracture, where will the extravasated urine initially collect? अगर एक posterior urethral injury है from a pelvic fracture तो ये यूरिन कहाँ पे एक्स्ट्राविजेट कहाँ पे जाएगा इनिशियली या कहाँ पे कलेक्ट होगा? तो अगर पोस्टीरियर यूरेथ्रल इंजरी है तो यूरिन सबसे पहले जाता है रेट्रोप्यूबिक स्पेस में। ठीक है, पोस्टीरियर यूरेथ्रा को जब भी डैमेज हो जाए तो यूरिन कलेक्ट होता है इन द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस जिसमें आता है रेट्रोप्यूबिक स्पेस। ठीक है, सच एज द रेट्रोप्यूबिक स्पेस possibly spreading to other pelvic tissues before spreading to the other tissues। सबसे पहले जाएगा एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस में जिसे हम कहते हैं रेट्रोप्यूबिक स्पेस। तो याद रखिए कि यूरेथ्रल इंजरी फ्रॉम अ पेल्विक फ्रैक्चर, जब भी पेल्विक फ्रैक्चर की वजह से यूरेथ्रा डैमेज होगा तो उसमें यूरिन सबसे पहले जाएगा रेट्रोप्यूबिक स्पेस में।
Security guard working in a cold night shift develop pulmonary infiltrate with high-grade fever and cough. Underlying pathogen is likely a typical one. Which effector cell type plays a primary role in the initial phagocytosis and presentation of such antigen? तो इसमें मैक्रोफेज आपके साथ इन्वॉल्व होता है क्योंकि मैक्रोफेज आर प्रोफेशनल phagocytes that resides in the lung and are critical for initial engulfment, killing and antigen presentation of various invading pathogens जो कि आपके साथ कॉज करता है एटिपिकल निमोनिया को. फिर है patient is unable to lift their hand after an injection in the arm. पेशेंट को इंजेक्शन मिला है आर्म में, फिर वो हैंड को लिफ्ट नहीं कर सकता. तो इसमें कौन से नर्व की इंजरी हुई है? दिस इज़ रेडियल नर्व. ठीक है, रेडियल नर्व आपके साथ एक्सटेंसर मसल ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर्स को सप्लाई करता है. यहाँ पे पेशेंट इज़ अनएबल टू लिफ्ट देयर हैंड आफ्टर इंजेक्शन इन द आर्म. ठीक है, तो इन द एक्सिला और मिड आर्म फ्रॉम ट्रॉमा और इंजेक्शन. रेडियल नर्व सप्लाई करता है एक्सटेंसर मसल्स को, जितने भी एक्सटेंसर मसल्स हैं ऑफ द रिस्ट, फिंगर, हैंड, तो उन सारों को जो है रेडियल नर्व सप्लाई करता है. और इनएबिलिटी टू एक्सटेंड द हैंड नोन एज रिस्ट ड्रॉप, ये भी रेडियल नर्व की इंजरी की वजह से होता है. फिर है फीमेल पेशेंट a few days post delivery suddenly develops severe dyspnea. Her ECG shows S1Q3T3 pattern. ये S1Q3T3 आपको pulmonary embolism में मिलता है. What is the most appropriate and immediate investigation of choice? तो pulmonary embolism का investigation of choice is CTA, जिसे हम CTPA भी कहते हैं. ठीक है, तो इसमें हम CT pulmonary angiogram करते हैं. A patient presents with a history of early diastolic murmur and recurrent respiratory infection. Which of the following is most likely long-term complication associated with this presentation? तो long-term जो इसके साथ उसको early diastolic murmur है, recurrent respiratory tract infection है, तो इसका long-term complication हो सकता है pulmonary hypertension. क्योंकि अर्ली डायस्टोलिक मर्मर यंग पेशेंट में आपके साथ इंडिकेट करता है कि पेशेंट को एओर्टिक रिगर्ज है या पल्मोनिक रिगर्ज है. ठीक है, तो इसकी वजह से व्हेन एसोसिएटेड विद रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अ लेफ्ट टू राइट शंट इज़ ऑफन सस्पेक्टेड. ठीक है, तो जब ये आपके साथ एसोसिएट होता है रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साथ, उसमें लेफ़्ट टू राइट शंट large VSD which can cause both is often suspected. Chronic significant left to right shunt जो है आपके साथ increase blood flow करवाता है through the pulmonary circulation और आपके साथ irreversible damage to the pulmonary vessel and eventually resulting in pulmonary hypertension, जिसे हम Eisenmenger syndrome कहते हैं. फिर है patient presents after a fall onto the outstretched hand. On examination there is tenderness and localized within the anatomical snuff box. तो outstretched hand की बात की, और कौन सा बोन फ्रैक्चर होता है इसमें स्केफॉइड. ठीक है, तो ये ऑलरेडी रिपीटेड MCQ है. फिर है patient sustain a penetrating injury to the adductor canal. Which of the following structure is least likely to be injured? तो पेशेंट को पेनेट्रेटिंग इंजरी हुई है एडक्टर कैनाल में. Which of the following is least like, तो अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें ऐसा कौन सा है जो एडक्टर कैनाल का कंटेंट नहीं है. तो दैट इज़ योर सेफेनस नर्व, सेफेनस वेन, सॉरी. ठीक है, ये सारे आपके साथ एडक्टर कैनाल के कंटेंट्स हैं. फीमोरल आर्टरी, वेन, नर्व, सेफेनस नर्व भी है और सेफेनस वेन नहीं है. ठीक है, तो ये आप याद रखें. अच्छा, फिर इसमें है व्हाट इज़ द प्राइमरी इंसर्शन पॉइंट फॉर स्वास मेजर. तो स्वास मेजर कहाँ पे इंसर्ट होता है? ग्रेटर, ये आपके साथ लेसर ट्रोकेंटर में इंसर्ट होता है. ठीक है, स्वास मेजर जो है इलियकस के साथ जॉइन होता है और फॉर्म इलियोस्वास विच इज़ अ चीफ फ्लेक्सर ऑफ द हिप और इंसर्ट करता है लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर में. A patient experiences pain and difficulty when combing her hair or reaching her high cupboard. The nerve supplying these muscles arise from which part of the brachial plexus? Combing her hair में उसको मसला हो रहा है. ठीक है,
तो ये आपके साथ इसका जो मसल है ये आपसे पूछेंगे ये आपके साथ कहाँ से अराइज हो रहा है। ये आपके साथ अपर ट्रंक से अराइज होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके साथ सुप्रास्केपुलर नर्व इन्वॉल्व है जो कि which supplies the supraspinatus or infraspinatus muscle, और ये आपके साथ अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से ओरिजिनेट होते हैं। फिर है एन अल्कोहलिक एंड हैवी स्मोकर प्रेजेंट्स patient reports progressive dysphagia first to solids then to liquids. Endoscopy reveals a mass in the mid esophagus. What is the most likely cause? तो अपर टू थर्ड में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, एसोफेगस में लोअर वन थर्ड में एडिनो कार्सिनोमा होता है। सो दिस इज़ मिडल थर्ड, तो ये अपर टू थर्ड की बात कर रहे हैं जिसमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा। Meckel's diverticulum, the most common congenital anomaly of small intestine, is a persistent remnant of which embryological structure? It is a persistent remnant of the vitelline duct, ठीक है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि मैकल्स डाइवर्टिकुलम किस चीज़ का रेमिनेंट है, ये विटेलाइन डक्ट का रेमिनेंट है, ठीक है। ये आपके साथ रिजल्ट करता है फ्रॉम इनकम्प्लीट ऑब्लिट्रेशन ऑफ द विटेलाइन डक्ट, जिसे हम ओम्फेलोमेसेंटेरिक डक्ट भी कहते हैं, और ये आपके साथ कनेक्ट करता है योग सैक को मिडगट के साथ, ठीक है। फिर है पेशेंट प्रेजेंट्स विद स्वास एब्सेस एंड एक्सपीरियंसेस डिफिकल्टी विद हिप फ्लेक्शन एंड इम्पेयर्ड नी एक्सटेंशन। स्वास एब्सेस है, पेशेंट को स्वास मसल इन्फेक्टेड है, उसकी वजह से वो हिप फ्लेक्शन नहीं कर सकता और उसको नी एक्सटेंशन में भी प्रॉब्लम है। तो विच नर्व इज़ इन्वॉल्व्ड और इरिटेटेड बाय द एक्सपेंडिंग एब्सेस। अभी ये एब्सेस अगर एक्सपेंड होगा तो आपने याद रखना है कि स्वास के साथ जो नज़दीक नर्व होता है दैट इज़ योर फीमोरल नर्व, तो वो उसके साथ कंप्रेस हो सकता है, ठीक है। तो यही एक्सप्लेनेशन है इसकी। आपने इसमें याद रखना है कि स्वास के साथ जो है फीमोरल नर्व जो है वो रन करता है थ्रू द सबस्टेंस ऑफ स्वास मेजर एंड सप्लाइज द मेजर हिप फ्लेक्सर्स एंड नी एक्सटेंसर्स, ठीक है। हिप के फ्लेक्सर्स को और नी के एक्सटेंसर्स को फीमोरल नर्व सप्लाई करता है। अच्छा, फिर विच स्ट्रक्चर इज़ एंटीरियर टू द सेकंड पार्ट ऑफ द डुडेनम होगा, ठीक है। तो एंटीरियर टू द सेकंड पार्ट ऑफ डुडेनम इज ट्रांसवर्स कोलॉन, ट्रांसवर्स एंड कोलॉन एंड इट्स मेजेंट्री क्रॉस एंटीरियरली टू द सेकंड पार्ट ऑफ द डुडेनम और इसको सेपरेट करता है फ्रॉम द एब्डोमिनल वॉल। What is the specific dermatomal level that corresponds to the skin sensation area surrounding the umbilicus? तो that is your T10। dermatome का पूछ रहे हैं, umbilicus का जो है that is T10। A young woman presents with oligomenorrhea, hirsutism, multiple small ovarian cysts seen on ultrasound. This clinical presentation describes which common endocrine disorder? तो यंग वुमेन है उसको ओलिगोमेनूरिया, हिर्सुटिज्म, मल्टीपल स्मॉल सिस्ट्स हैं, तो ये आपके साथ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो गया, ठीक है। इसमें आपके साथ ये ट्रायड मिलता है, हिर्सुटिज्म, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन और पॉलीसिस्टिक ओवरीज। कॉमन कैरोटिड आर्टरी टिपिकली बाइफरकेट्स एट द लेवल ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ विच स्ट्रक्चर? तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी बाइफरकेट करती है एट द अपर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। फिर है इसके बाद पेशेंट प्रेजेंट्स विद रिलैप्सिंग लिमिटिंग लिम्ब वीकनेस, विजुअल डिस्टर्बेंस एंड मल्टीपल डीमाइलिनेटिंग लीजन डिटेक्टेड ऑन ब्रेन एमआरआई स्पेसिफिकली नोटिंग प्लैक्स इन द कॉर्पस कैलोसम। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोज? तो इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोज जब भी आपको मल्टीपल डीमाइलिनेटिंग लीजन ऑन ब्रेन एमआरआई नज़र आएगी तो यू हैव टू पिक मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें आपके साथ डीमाइलिनेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द सीएनएस होती है और इसमें आपको मल्टीपल वाइट मैटर प्लैक्स नज़र आते हैं, ठीक है, जो आपके साथ कॉर्पस कैलोसम के नियर भी आपको नज़र आ सकते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग दोज क्लासिकली सीन नियर द कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। कॉर्पस कैलोसम के साथ जो आपको वाइट प्लैक्स नज़र आते हैं
तो ये भी आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस की तरफ ही इंडिकेट करवाता है। विच रीजन ऑफ द ब्रेन इज प्राइमरली सेंटर रेगुलेटरी सेंटर फॉर फंडामेंटल होमोस्टैटिक ड्राइव। फंडामेंटल होमोस्टैटिक ड्राइव के लिए ब्रेन का कौन सा रेगुलेटरी सेंटर है, वो आपके साथ होता है हाइपोथैलेमस में। ठीक है, हाइपोथैलेमस ब्रेन रीजन है रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग हीमोस्टेसिस एंड रेगुलेटिंग वाइटल फंक्शंस लाइक एपिटाइट, फ्लूइड बैलेंस, थर्मो रेगुलेशन। टेम्परेचर के साथ, खुराक के साथ, एपिटाइट के साथ और फ्लूइड बैलेंस के साथ, थर्स्ट के साथ हाइपोथैलेमस का काम है। ठीक है, तो जो इसेंशियल चीज़ें हैं फॉर द बॉडी, टेम्परेचर, थर्स्ट, खुराक, ठीक है, इसके लिए हाइपोथैलेमस इज़ इन्वॉल्व्ड। अच्छा, फिर है यंग मैन presents with chronic inflammatory back pain and episodes of eye redness while definitive diagnosis is ankylosing spondylitis. Which laboratory marker is most sensitive for early diagnosis or strong association with the disease? तो यंग मैन है, उसको chronic inflammatory back pain है और eye redness भी है। ठीक है, उसको डायग्नोज हुआ है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डोलाइटिस। तो इसके लिए हम लेबॉर्ट्री मार्कर जो मोस्ट सेंसिटिव है तो वो कौन सा है? एनकाइलोजिंग स्पॉन्डोलाइटिस में हम कौन सा टेस्ट करवाते हैं? ठीक है, तो ये आपके साथ आई गेस इट्स बी, बैम्बू स्पाइन। हम इट्स सी, एमआरआई करते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट के लिए। ठीक है, अच्छा, ये आपसे इसमें पूछ रहे हैं कि मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट कौन सा है। तो सेंसिटिव इज़ योर एमआरआई ऑफ द सैक्रोइलियक जॉइंट। ठीक है, एमआरआई इज़ द मोस्ट सेंसिटिव इमेजिंग मेथड जो आपके साथ डिटेक्ट करता है सैक्रोइलियाइटिस को। और HLA-B27 एलील स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद एनकाइलोजिंग स्पॉन्डोलाइटिस, मेकिंग देम की डायग्नोस्टिक एंड associative factor. So MRI of the sacroiliac joint, this is the most sensitive. Elderly patient presents with chronic progressive hip joint pain that is worst with activity and relief by rest. Radiograph shows joint space narrowing, subchondral sclerosis and presence of osteophytes. ठीक है, तो ये आपके साथ क्या हो गया? दिस इज osteoarthritis. ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? इट इज़ डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ जिसमें आपको ऑस्टियोफाइट्स नज़र आते हैं, लॉस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज नज़र आएगा और इट विल लीड टू एक्टिविटी रिलेटेड पेन। एक्टिविटी के साथ पेन होगा। पेशेंट डेवलप सडन डिस्पनिया, टेकिकार्डिया 3 days after total hip replacement with diffuse ST depression on ECG. A fat embolism is suspected. What is the most reliable microscopic method to confirm the presence of fat emboli in post-mortem lung? ठीक है, तो जब भी आपसे फैट एम्बोलाई की बात करें और आपको ऑप्शन में मिला फैट स्टेन, तो वही आपने चूज़ करना है। ठीक है, फ्रोज़न सेक्शन एंड स्पेशलाइज्ड फैट स्टेन। अल्कोहल जो है आपके साथ यूज्ड होता है इन रूटीन पैराफिन एम्बेडिंग जो आपके साथ डिज़ोल्व करता है फैट को, तो इसलिए हम अब फ्रोज़न सेक्शन मस्ट बी यूज्ड followed by lipid soluble dye to stain the fat globules. फिर है on an ECG a patient consistently exhibits a PR interval that is prolonged but is followed by every QRS complex without any drop beats. This is diagnostic of which type of heart block? ECG पे patient consistently उसको PR interval जो है he exhibits a PR interval that is prolonged और उसके बाद followed by every QRS complex without any drop beat। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कौन से टाइप का हार्ट ब्लॉक है। दिस इज़ फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या होता है? इसमें आपको सिर्फ प्रोलॉन्गेशन ऑफ पीआर मिलेगी। ठीक है, जो सेकंड डिग्री होता है उसमें आपको मोबिट्स 1 और मोबिट्स टाइप 2 नज़र आते हैं। मोबिट्स 1 में आपको जो है प्रोलॉन्गेशन ऑफ पीआर मिलेगी, उसके बाद आपको एक ड्रॉप बीट मिलेगा। ठीक है, और मोबिट्स टाइप 2 जो है उसमें आपके साथ
सिर्फ पीआर प्रोलोंगेशन होती है, ठीक है। फिर है एवी नोड इज critical component of the cardiac conduction system. What is the main function in relation to the ventricular impulse? AV node है is critical component of the cardiac conduction system, और what is its main function in relation to ventricular impulse? तो AV node का जो है that is temporarily slows the transmission the impulse transmission, ठीक है। तो ये आप याद रखो। अच्छा, ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक जो है इसमें आपको सिर्फ पीआर की प्रोलोंगेशन मिलती है, ठीक है। सेकंड डिग्री जो आपके साथ हार्ट ब्लॉक होता है उसमें मोबिट्स 1 जो है उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपके साथ पीआर प्रोलोंगेशन होगी, ठीक है। और उसमें आपको ड्रॉप बीट पर नज़र आएगा, ठीक है। और मोबिस जो 2 है ये आपके साथ बहुत डेंजरस है। इसके साथ इसमें आपको एक कांस्टेंट पीआर इंटरवल मिलता है और ड्रॉप बीट उसमें भी होती है, लेकिन दैट इज़ सडन, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मोबिस 2 में, वहाँ पे आपको सडन ड्रॉप बीट मिलता है, ठीक है। और पीआर इंटरवल मोबिस 2 में आपके साथ कांस्टेंट होगा। फिर है AV node delays the electrical impulse traveling from atria to the ventricle, allowing time for complete atrial contraction and ventricular filling. फिर है patient presents with triad of polycythemia, hypercalcemia, and an imaging finding of large renal mass. This constellation of the finding is highly suggestive of, तो ये renal cell carcinoma की तरफ जा रहा है, ठीक है। आरसीसी में आपको पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, ये वेरियस पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम कॉज करता है, इंक्लूडिंग सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया, हाइपरकैल्सीमिया इन द प्रेजेंस ऑफ अ किडनी मास, ठीक है। Patient reports episodes of pallor, dizziness, shortness of breath, and syncope that are typically triggered by prolonged standing or sudden positional change. What is the most likely cause of the syncope? तो पेशेंट को एपिसोड्स ऑफ पेलर, डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड सिंकपी नज़र आ रहे हैं, जो आपके साथ प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग और पोजीशनल चेंजेस के साथ। व्हाट इज़ द मोस्ट likely cause of this syncope? इसका most likely cause vasovagal syncope, ठीक है। Vasovagal syncope is common reflex where an exaggerated vagal response leads to bradycardia, vasodilation, causing transient cerebral hypoperfusion and often triggered by emotional stress or standing. Patient presents with recurrent bleeding from nose, cough, hemoptysis, and pulmonary nodules on the chest, accompanied by clinical signs of rapidly progressive glomerulonephritis. This syndrome is most strongly associated with the presence of which of the following autoantibodies? तो ये आपके साथ है, उसको रिकरेंट ब्लीड फ्रॉम नोज कफ हेमोप्टोसिस हो रही है, और रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसका जो एसोसिएशन है दैट इज़ विद सी अंका का जो एसोसिएशन है वो वैगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस के साथ भी है, ठीक है। उसे हम ग्रेनुलोमेटस पोलीएंजाइटिस भी कहते हैं। तो एक मर्सिडीज़ जीप है जिसे हम सी वैगन कहते हैं, ठीक है। जी वैगन होता है लेकिन आप उसे सी वैगन से याद रखो। तो सी अंका इज़ फॉर वैगनर्स डिजीज़, ठीक है। टिपिकली अफेक्ट्स द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लंग्स and kidneys and is highly associated with presence of cytoplasmic anka, ठीक है। फिर है patient presents with episodes of conjugated hyperbilirubinemia and jaundice that were noted to resolve promptly after taking an antispasmodic medication. This presentation strongly suggests a functional disorder involving which of the following anatomical structure? तो ये आपके साथ sphincter of Oddi की spasm है, ठीक है। जब भी आपके साथ स्पिंक्टर ऑफ ओडाई का स्पाज्म होता है, ये आपके साथ एपिसोडिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल और पैंक्रियाटिक जूस आउटफ्लो कॉज करता है, जिसकी वजह से इट लीड्स टू ट्रांजिएंट कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया which can be relieved by smooth muscle relaxant and antispasmodics, ठीक है।
For a patient with established diabetes hypertension, which class of drug is preferred for managing their blood pressure due to its proven efficacy in reducing the progression of impairment? That is your enalapril. ठीक है, AC inhibitor जिसमें आपके साथ ARBs भी और AC inhibitors दोनों are preferred in diabetic with hypertension, लेकिन पहले आपने AC देना होता है, ठीक है. They decrease glomerular pressure and have demonstrated renal protective effect, slowing the progression of diabetic nephropathy. Patient presents with sudden severe epigastric abdominal pain radiating to the back, accompanied by nausea and vomiting. Lab test shows elevated serum amylase and lipase. The clinical picture is most consistent with which of the following? It is consistent with acute pancreatitis. ठीक है, आसान है. आपके साथ severe epigastric pain radiating to the back, pancreatitis में ही आपको मिलता है, जिसमें amylase और lipase आपके साथ, specifically lipase is more increased. Specific is lipase और amylase और lipase दोनों आपके साथ increase होते हैं. A young patient recently recovered from upper respiratory tract infection now presents with mild jaundice. Lab test पे आपको unconjugated hyperbilirubinemia with no bilirubin found in the urine. This intermittent benign presentation is most likely characteristic of Gilbert syndrome. ठीक है, ये आपके साथ Gilbert क्यों है? Because ये बिनाइन इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें आपके साथ रिड्यूस एक्टिविटी होती है यूजीटी एंजाइम की, और ये आपके साथ इंटरमिटेंट माइल्ड इंटरमिटेंट अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया कॉज करता है, which is often triggered by stress or illness. Which of the following is the primary role of folate in human metabolism? तो फोलेट का ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में क्या रोल है? इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ सिंगल कार्बन कंपाउंड्स. तो फोलेट ट्रांसफ़र में, और वन कार्बन कैरियर इज़ बायोटिन, वन कार्बन ट्रांसफ़र इज़ फोलेट. ठीक है, अच्छा. फिर है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 क्लासिकली लीड्स टू विच सिवियर कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू इट्स रोल इन नर्व हेल्थ? दैट इज़ योर सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. B12 डिफिशियंसी की वजह से ही आपके साथ ये सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है. ठीक है, इसमें आपके साथ माइलिन इम्पेयर हो जाता है, जिसकी वजह से डीमाइलिनेशन एंड इरिवर्सिबल डैमेज टू डोर्सल एंड लैटरल कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड होती है. Which three key vitamins are required as cofactor for essential enzyme involved in gluconeogenesis? तो जो 3 key factors है जो आपके साथ कोफैक्टर के एज अ कोफैक्टर एक्ट करती है इन ग्लूकोनियोजेनेसिस, दैट इज़ 367. अच्छा, 367 बी 36 और 7. तो आप याद रखो, या 736 को याद रखो या 367 को याद रखो, जिस तरह भी आपने याद रखना है, या 637 को याद रखो. ठीक है, तो बस 736 को याद रख लो. 736 जो है B736 आपके साथ कोफैक्टर्स हैं इन ग्लूकोनियोजेनेसिस. ठीक है, फिर है हेल्दी मैन हैज़ बीन फास्टिंग फॉर 3 days. What are the 2 primary metabolic pathways the liver is actively using to maintain his blood glucose? तो जो metabolic pathways यूज़ करता है जब एक बंदा फास्टिंग में हो फॉर 3 days, तो दैट इज़ ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस. ठीक है, फर्स्ट 24 आवर्स में ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है. ठीक है, 3 days के बाद ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाती है एंड लैक्टेट बिकम्स द प्राइमरी पाथवे फॉर ग्लूकोज सप्लाई. फिर है पेशेंट अंडरगोज टोटल गैस्ट्रेक्टमी. विच क्लास ऑफ विटामिन डिफिशिएंसी इज़ द पेशेंट इमीडिएटली एट रिस्क फॉर? इंडिपेंडेंट ऑफ इंट्रेंसिक फैक्टर. तो ये आपके साथ है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स. ठीक है, टोटल गैस्ट्रेक्टमी में आपके साथ B12 की, इसमें आपके साथ क्या होता है कि इमीडिएट एक क्लोरहाइड्रिया हो जाता है जो आपके साथ रिलीज ऑफ मैनी वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स को इम्पेयर कर देता है, लाइक B1 और विटामिन C एंड मिनरल्स फ्रॉम फूड एंड एब्जॉर्प्शन फॉर एब्जॉर्प्शन in addition to the eventual B12 deficiency. फिर है following gastrectomy the production of which digestive enzyme is significantly decreased due to the loss of chief cell. तो ये आपके साथ है जब भी आप गैस्ट्रेक्टमी करते हो
तो कौन सा एंजाइम है जिसकी प्रोडक्शन आपके साथ डिक्रीज्ड होगी आफ्टर गैस्ट्रेक्टमी, और जब आपके साथ चीफ सेल्स लॉस होंगे, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर डी, पेप्सिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, पेप्सिन। चीफ सेल्स का काम क्या है? तो इन द गैस्ट्रिक म्यूकोजा दे सिक्रीट पेप्सिनोजन, the inactive precursor to protein digesting enzyme pepsin, removing the stomach eliminates this source। ठीक है, तो ये सेकंड लेक्चर के लिए बस इतना ही काफ़ी था, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि इस पेपर को नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर लूँ। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।